नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अमृतसर में छठे हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी करेंगे उद्घाटन। जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा खत्म। दोहरे नियंत्रण और ड्राफ्ट बिल पर नहीं बनी सहमति। अगले हफ्ते फिर होगी बैठक। ₹13,860 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाला महेश शाह हिरासत में। राजनीतिज्ञों और कारोबारियों के लिए काम करने का किया दावा। आयकर विभाग और पुलिस कर रही है पूछताछ। अरुणाचल में असम राइफल्स के काफिले पर हमला, 2 जवान शहीद, 8 घायल। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 1 आतंकी ढेर। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का अंतिम संस्कार आज। राउल कास्त्रो ने कहा, फिदेल के नाम पर नहीं होगा इमारतों और सड़कों का नाम। 25 नवंबर को 90 साल की उम्र में हुआ था निधन। अमृतसर में छठे हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी उद्घाटन करेंगे। साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कल सरताज अजीज और 4 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को मौजूदा संकट से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। अमृतसर में छठे हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन से पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज के अलावा 4 देशों के विदेश मंत्रियों से मिले। उन्होंने अफगानिस्तान में स्थिरता के लिए आतंकवाद के खात्मे को महत्वपूर्ण बताया। ईरान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और स्लोवाकिया के विदेश मंत्रियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को मौजूदा संकट से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। Well, the countries have to come up with a strong verdict against terrorism. Otherwise, we cannot really forge unity and move forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी की मौजूदगी में आज मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू होगा। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे। सम्मेलन में दक्षिण एशिया में बढ़ते आतंकवाद और अफगानिस्तान में संचार माध्यमों में सुधार पर सबसे ज्यादा जोर रहने की उम्मीद है। Key point in this is Afghanistan and how terrorism is affecting the possibility of regional cooperation and the economic and social development of Afghanistan. It's the core issue. रात्रि भोज में शिरकत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां मत्था टेका और श्रद्धालुओं को लंगर भी खिलाया। इस मौके पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी भी उनके साथ थे। इससे पहले छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कल अमृतसर में शुरू हो गया। संबंधित देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता में अमृतसर घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने और क्षेत्रीय आतंकवाद के खिलाफ ढांचे को स्वीकार करने पर चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान में शांति, सहयोग और विकास के उपायों पर चर्चा हो रही है। इसमें 44 देशों और समूहों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, अमृतसर। तो अमृतसर में छठा हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन, जिसका औपचारिक उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी करेंगे। और आइए ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे सीधा अपने संवाददाता अखिलेश सुमन का, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं सीधा अमृतसर से। अखिलेश, औपचारिक उद्घाटन होगा, तमाम देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। हम जानते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में इस्तांबुल कॉन्क्लेव हो रहा है और देखें तो भारत और अफगानिस्तान का दर्द, आतंकवाद का सबब लगभग एक सा है। ऐसे में किस तरह की कूटनीति रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जो अफगानिस्तान में जो विकास की बात चल रही है या समृद्धि की बात चल रही है, उसमें एक समस्या तो खुद अफगानिस्तान के अंदर की राजनीति है, लेकिन उस राजनीति को पाकिस्तान की तरफ से प्रश्रय मिलता है, जिसके चलते अफगानिस्तान में कभी स्थायित्व और सुरक्षा स्थितियां इतनी बेहतर नहीं होती कि बाहर के देश वहां निवेश करें। और यह बड़ी समस्या है और इस समस्या से जुड़ी हुई है चीज़ें। आतंकवाद का मामला है, उसके बाद कनेक्टिविटी का मामला है, जो भारत
को अफगानिस्तान से जोड़ने की बात है, जो पाकिस्तान के माध्यम से रास्ता जाता है, और वो रास्ता अगर खुलेगा तो वो रास्ता सीधा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एशिया तक, ईस्ट एशिया तक जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रास्ता अफगानिस्तान को मिलेगा और उसके विकास में मदद मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से असहयोग की वजह से इसमें बाधा आई है। तो यह एक बड़ा मुद्दा होगा, जिसमें कि टेररिज्म मतलब आतंकवाद, कनेक्टिविटी, और उसके बाद पीस प्रोसेस जो अफगानिस्तान के अंदर भी चलना है और अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के साथ चलना है, ताकि अफगानिस्तान में शांति हो। और अफगानिस्तान में अगर शांति हुई तो वहाँ बहुत ही खनिज पदार्थ हैं, इतने ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं कि उसके द्वारा पूरे इलाके में समृद्धि हो सकती है। तो इस्तांबुल प्रोसेस इसीलिए शुरू किया गया। इसीलिए भारत ने जो प्रस्ताव दिया उसमें एक प्रस्ताव तो ये है कि जो संपर्क का माध्यम है, संपर्क के माध्यम खोला जाए। दूसरा प्रस्ताव ये है कि आतंकवाद के मामले में जो सीमा पार आतंकवाद होता है, उस सीमा पार के आतंकवाद के मामले में एक राय बनाई जाए, ताकि जो पड़ोसी देश हैं वो पड़ोसी देश उसमें शामिल नहीं हो। और अगर वो पड़ोसी देश, नाम आप जानते हैं, पड़ोसी पाकिस्तान का है, जिसके माध्यम से आतंकवाद अफगानिस्तान में आता है, भारत में भी आता है, तो उस पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित किया जाए, इस बात पे महत्वपूर्ण चर्चा होगी। और जैसा कि आपको पता है कि सरताज अली जो पाकिस्तान के एक तरीके के विदेश मंत्री हैं, विदेश मामले के सलाहकार हैं, वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के, तो वो कल रात पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री से उनकी एक थोड़ी देर तक हेलो हाय जो कहते हैं, जब आप होस्ट किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री का हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वो सारे वैसे लोगों से मिलता है जो अतिथि हैं। तो उसके हिसाब से कल प्रधानमंत्री ने रात में सारे लोगों से मुलाकात की जो आए हैं इस सम्मेलन में भाग लेने। तो उस दौरान सरताज अजीज से भी हलो हाय हुई है। अब देखना है कि आज जब 9:30 बजे 9:45 में शुरू होगी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ जो द्विपक्षीय बातचीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उसके बाद 11 बजे के करीब शुरू होगा इनॉग्रल सेशन, उद्घाटन सत्र, जिसमें प्रधानमंत्री और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी संबोधित करेंगे। और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो तकरीबन पूरे दिन चलेगा। प्रीति, किस तरह का एजेंडा, किस तरह का फोकस और क्या कार्यक्रम है, तमाम जानकारी आपने अखिलेश हम तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारत ने कतर की ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी के साथ वार्ता की और ये बात कही। इस दौरान दिल्ली में हुई इस वार्ता के बाद दोनों देशों ने 5 क्षेत्रों में करार किए। इनमें वीजा, साइबर स्पेस, निवेश, पोर्ट प्रबंधन से जुड़े समझौते शामिल हैं। दोनों नेताओं में व्यापार और सुरक्षा के मसले पर भी बात हुई। दोनों नेताओं ने माना कि आपसी व्यापार बहुत कम है और इसे बढ़ाने की जरूरत है। कतर ने भारत को बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए न्योता दिया। दोनों नेताओं ने इराक, सीरिया और यमन की स्थिति पर भी चर्चा की। $13,860 करोड़ का काले धन घोषित करके सबको चौंकाने वाले गुजराती कारोबारी महेश शाह को हिरासत में ले लिया गया है। आयकर विभाग की टीम ने उसे अहमदाबाद में पकड़ा। आयकर विभाग और पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। माना जाता है कि महेश शाह गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जमीन का कारोबार करता था। दरअसल वीडिया स्कीम के तहत महेश शाह की घोषणा के बाद आयकर विभाग ने कार्रवाई की, जिसके बाद वो गायब हो गया था। इसके बाद शनिवार शाम वो नाटकीय तरीके से एक टीवी स्टूडियो में पहुंचा, जिसके बाद आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की। जीएसटी से जुड़े 2 मसौदा कानून पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी कानूनों के मसौदे पर चर्चा हुई, लेकिन ये चर्चा पूरी नहीं हो पाई। अब 11 और 12 दिसंबर को फिर बैठक होगी। इस बैठक में दोनों मसौदों को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। 2 दिन तक चली बैठक में दोहरे नियंत्रण और राज्यों को नुकसान की भरपाई पर भी चर्चा हुई। इस पर भी अगली बैठक में चर्चा जारी रहेगी। ऐसा लगता है कि इन कानूनों के अप्रूवल में, क्योंकि एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है जीएसटी काउंसिल का, काफी समय लगेगा। इसके ड्राफ्ट को पूरा अप्रूव करने के बाद 2 और कानून है, एक कॉम्पेंसेशन लॉ और एक आईजीएसटी लॉ। तो कुल मिला के 4 ऐसे लीगल ड्राफ्ट्स हैं जो अप्रूव करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुरादाबाद में नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए उठाया गया कदम बताया। बीजेपी की परिवर्तन रैली में उन्होंने इसका विरोध करने वालों की आलोचना की।
मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का समर्थन करने के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही विरोध करने वालों पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले जो सरकारें सत्ता में रही हैं, उनको गरीबों की परवाह नहीं थी। भ्रष्टाचार को हर समस्या की जड़ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने गरीबों का हक छीना है। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है। आपने इसको सहन किया है। मैं मेरे देशवासियों आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास से हर समस्या का समाधान निकल सकता है और देश से गरीबी हटाने के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का विकास जरूरी है। तो सबसे पहले जो बड़े बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां से जितनी जल्दी से हम गरीबी को हटाएंगे, देश उतना ही जल्दी गरीबी से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से बदलाव में शामिल होते हुए कैशलेस ट्रांजैक्शन और मोबाइल फोन से बैंकिंग को अपनाने पर जोर दिया। लोगों से जनधन खातों में दूसरों का जमा अवैध पैसा नहीं निकालने की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वादे और पैसे का हिसाब जनता को दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी आज से महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने इनकी कीमतों में करीब 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में सीएनजी के दाम में 1 रुपए 85 पैसे प्रति किलोग्राम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 2 रुपए 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आईजीएल की ओर से बयान में कहा गया है कि दिल्ली में अब सीएनजी 37 रुपए 30 पैसे, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 42 रुपए 75 पैसे प्रति किलो की दर से बिकेगी। कंपनी का कहना है कि गैस उत्पादन की लागत में वृद्धि के बाद ये फैसला लिया गया है। कल से देश भर के राजमार्गों पर टोल टैक्स फिर शुरू हो गया है। इसके चलते टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। 500 के पुराने नोट से भुगतान से रोक और खुले पैसों को लेकर लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। देश भर में हाईवे पर शनिवार से फिर टोल वसूलना शुरू हो गया है। ये तस्वीरें मेट्रो शहरों के राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा की हैं। दिल्ली से 24 किलोमीटर दूर मानेसर, बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास और मुंबई के वासी टोल पर सुबह से ही गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतारें देखने को मिली। कुछ लोगों को खुले पैसों के लिए इंतजार करना पड़ा, तो कई पुराने 500 रुपए के नोट से ही टोल का पैसा चुकाने की कोशिश करते नजर आए। अभी ऐसा है, हम लोग 15-20 मिनट से क्यू में हैं और नियम ये बोलता है कि आप 5 मिनट से अगर ज्यादा हो तो आपको क्यू में ये टोल भरने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपके सामने 10 मिनट से इधर वेट कर रहा हूँ चेंज के लिए। क्या होगा, चिल्लर का थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम। वो 500 ले तो नो प्रॉब्लम। नहीं जी, हम कहाँ जाए, हम तो ड्राइवर आदमी है, कहाँ को माल को बदल के देगा तो करेंगे जी। अब 500 के पुराने नोट टोल पर नहीं चलेंगे, लेकिन अब लोगों को राहत देते हुए 200 रुपए से अधिक का टोल होने पर 500 रुपए के पुराने नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे। अधिकांश टोल पर लोगों ने कैश नहीं होने की वजह से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम के जरिए भुगतान किया। यहाँ कैशलेस भुगतान के लिए फास्टैग सुविधा भी शुरू की गई। वही यूज कर रहे हैं, लेकिन वाहनों की लंबी कतारों की वजह से लोग ट्रैफिक जैम में भी घंटों फंसे रहे। ट्रैफिक में आधे घंटे से खड़े हैं। पहले इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी टोल में, अब परेशानी भुगतनी पड़ रही है। अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं हर जगह पे। सरकार के 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद से 2 दिसंबर तक राष्ट्रीय राजमार्गों को टोल फ्री कर दिया गया था। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद ग्राहकों की कमी हो गई है। मालिकों का कहना है कि उन्हें नकदी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली का ये पेट्रोल पंप अब ग्राहकों की बाट जो रहा है। पेट्रोल पंपों पर 500 के पुराने नोट बंद होने के बाद तकरीबन सभी पेट्रोल पंप का यही हाल है। मालिकों का कहना है कि उनके पास पर्याप्त छुट्टे नहीं हैं।
अभी तो सेल्स डाउन है, बिल्कुल डाउन है, क्योंकि कल 500 रुपये चल रहे थे तो लोगों ने टैंक फुल करा लिए अपने अपने। कल के मुकाबले आज कस्टमर बहुत कम है, तो उसके पास कल शाम तक ऑप्शन था कि भाई तू 12 बजे तक यहाँ से पेट्रोल डलवा ले, तेरा पैसा लग जाएगा बजाय बैंक में लगने। कुछ लोगों की शिकायत थी कि उन्हें एटीएम से 2000 के नोट ही मिले जो पंप कर्मचारी नहीं ले रहे। 2000 का नोट है, हम 500 रुपये का तेल डलवा रहे थे, मना कर रहे हैं तेल नहीं डालूंगा जी। ऐसे मेरे पास पैसे खुले नहीं, खुले कहाँ से रहो, एटीएम से निकाला है 2000 का नोट निकलता है, हम पैसे हम कहाँ से बनाए अपने, जब मार्केट में पैसे ही नहीं मिल रहा है तो कहाँ से लेके देंगे हम, खुले कहाँ से देंगे। इससे इतने भाई साहब कम से कम 1000 या 1200 रुपये का पेट्रोल लेगा तो 800 रुपये दे सकता है आदमी। अब वो कहे मैं 200 रुपये का तेल डाल रहा हूँ, मुझे 1800 रुपये दे, वो कहाँ से लाऊंगा, इसलिए उसको मना कर देते हैं हम। कुछ ग्राहक स्वाइप मशीन से भुगतान करते दिखे, लेकिन इसकी जानकारी सबके पास नहीं है, इसीलिए लोग परेशान भी रहे। हम तो लिखे पढ़े नहीं है, हम लिखे पढ़े अनपढ़ कमाल है, हमारे से नहीं, हम तो अंगूठा छाप है। पेट्रोल पंप पर पहले 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोट चलने थे, लेकिन अचानक इसकी मियाद घटाकर 2 दिसंबर कर दी गई। हरिओम राय, राज्यसभा टीवी। वहीं राजधानी दिल्ली के ज्यादातर बैंक और एटीएम भी कैश की कमी से जूझ रहे हैं। बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं और पर्याप्त कैश नहीं मिलने की वजह से ग्राहकों में मायूसी है। नोटबंदी के 25 दिन बीत जाने के बाद भी बैंकों में कतारें कम होती नहीं दिख रहीं। दिल्ली के तमाम बैंकों के बाहर शनिवार को भी लंबी लंबी कतारें दिखीं। एटीएम के बाहर भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा। एटीएम या तो खाली पड़े हैं या बंद हैं और लोग परेशान होने को मजबूर हैं। 25 दिन में भैया हमने कम से कम 15 दिन लाइन में लगने के बाद 5 या 6 बार हमको मिले हैं, और वही जो खर्चा चल रहा है बस वही जैसे कैसे कर रहे हैं। और मैं यहाँ से नहीं, मैं भजनपुरा से हूँ खास पैसे निकालने के लिए, कहीं नहीं निकल रहे हैं वहाँ। कुछ जगहों पर पैसे नहीं मिलने की वजह से लोगों में बैंक कर्मचारियों को लेकर नाराजगी भी दिखी। लाइन में खड़े रहते, पूरा दिन खड़े होकर चले जाते हैं, लेकिन लाइन आगे बढ़ती नहीं, बीच में आके लोग खुद ही चले जाते बेईमानी से आगे, और स्लो काम करते हैं सारे बैंक वाले। पुरानी दिल्ली का पंजाब एंड सिंध बैंक का ये ब्रांच भी कैश की कमी से जूझ रहा है। बैंक मैनेजर का कहना है कि आरबीआई उन्हें पर्याप्त करेंसी उपलब्ध नहीं करा रही। जी हमारे यहाँ अभी कैश नहीं है, कल भी कैश का सप्लाई नहीं हुई, आज भी कैश की सप्लाई नहीं हुई है। तो आरबीआई से कैश आया तो कम होगा, इसलिए हमें कैश नहीं मिला है, 5 लाख मिला है। अब कैश ही नहीं है तो फिर अंदर पहले कस्टमर को भी देंगे और एटीएम में भी डालेंगे। नोटबंदी का असर पूरे देश पर पड़ा है। प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा है, लेकिन इतनी जल्दी हालात सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे। हरिओम राय, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायकों ने कल राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात की। ये मुलाकात टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती के विरोध में हुई। उधर राज्यपाल ने कहा कि सेना को बदनाम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल को बोलने से पहले तथ्यों पर गौर करना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती पर तकरार बढ़ती जा रही है। राज्य के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने टीएमसी सरकार को नसीहत दी और कहा कि सेना जैसे संगठन पर आरोप लगाते वक्त सावधान रहना चाहिए। Every person should take care in making allegation against a responsible organization like army. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को सभी तथ्यों की जांच करने के बाद बयान देना चाहिए था। আমরা আজকে স্মারকলিপিতে জানিয়েছি যে কিভাবে রাজ্য সরকারের অনুমোদনবিহীন এই রাজ্যের 18টি স্থানে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়েছে। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार को सारे तथ्य सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बहुत संवेदनशील मसला है और अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कंसर्न है तो केंद्रीय सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। बंगाल की जो पुलिस है वो कह रहे हमने परमिशन दी नहीं थी, इस चीज को क्लैरिफाई करना चाहिए। केंद्र सरकार ने दोहराया कि सेना की तैनाती पुलिस की अनुमति के बाद की गई थी, इसलिए इस पर राजनीति से बचना चाहिए। Dragging the army into controversy, it is not in the national interest. This is totally condemnable.
whatever, whoever has done it, and not only Trinamool, unfortunately, the Congress party and others also, without knowing the full truth or without waiting for the details, they try to make it a big issue. ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि राज्य के कई टोल प्लाजा पर सेना की तैनाती राज्य सरकार की अनुमति के बिना की गई। हालांकि सेना ने कहा कि बंगाल पुलिस से तालमेल के बाद ये तैनाती हुई थी और इसका मकसद कुछ आंकड़े जुटाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए यह फैसला किया है। मायावती का कहना है कि मोदी सरकार अपने वादों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का फैसला कर रही है। मायावती का कहना है कि नोटबंदी के फैसले से देश की 90% जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि बीएसपी जनता की तकलीफों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के बेतुके फैसलों का संसद के भीतर और बाहर सख्त विरोध करती रहेगी। गैर भाजपा शासित राज्यों में तो नोट वितरण में भी काफी भेदभाव किया जा रहा है, जिनको लेकर अब पूरे देश की आम जनता काफी ज्यादा परेशान व उलझी हुई भी लगती है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके इस बिना पूरी तैयारी के लिए गए फैसले से अभी भी पूरे देश में लगभग 90% से अधिक जनता आए दिन खुले आसमान के नीचे लाइन लगाकर अपने खुद के ही पैसों को निकालने के लिए एटीएम व बैंकों आदि के बाहर खड़ी रहती है। अरुणाचल प्रदेश के खोंसा में उग्रवादियों ने असम राइफल्स के काफिले में हमला किया। इसमें 2 जवान शहीद हो गए और 8 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया है और उग्रवादियों की तलाश जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सेना का काफिला गुजर रहा था, तभी घात लगाए उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। कश्मीर घाटी में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। इस बीच राज्यपाल एनएन वोहरा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य के सुरक्षा हालात पर बातचीत की। वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की राह दिखा सकता है, क्योंकि राज्य के घटनाक्रम का असर दोनों पड़ोसी देशों के रिश्तों पर पड़ता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा की। उन्होंने जम्मू कश्मीर, खासकर सीमावर्ती इलाकों की मौजूदा स्थिति के बारे में गृहमंत्री को अवगत कराया। साथ ही हालात सामान्य करने के लिए राज्य सरकार के कदमों की जानकारी भी दी। इस बीच शनिवार को घाटी के बाजारों में चहल पहल दिखी। लोग जरूरी सामान खरीदने घर से निकले। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें भी नजर आईं। आम इंसान को तो राहत मिलती ही है, और चूंकि कश्मीर में 6 महीने गर्मी का ये रिवाज होता है और सर्दी भी होती है, तो सर्दी के लिए जो कमाना होता है वो गर्मियों में कमाना पड़ता है। उधर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। चरारे शरीफ में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि तनाव कम करने में जम्मू कश्मीर के लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं जम्मू में एक स्कूल के कार्यक्रम में देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने कश्मीर में स्कूल जलाए जाने पर चिंता जताई। तालीम ही एक चीज है जो ऐसी रोशनी है जो आपको अंधेरे से उजाले में ले जाएगी। इसलिए वो ताकतें जो चाहती हैं कि तालीम न हो, जहालत की तरफ लोगों को धकेला जाए, वो आज स्कूल को भी जला रहे हैं। 8 जुलाई को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से ही घाटी में स्कूल बंद होने से शिक्षा पर काफी असर पड़ा है। वहीं हाल के दिनों में कश्मीर में स्कूल जलाए जाने की काफी घटनाएं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है और सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने की जरूरत बताई। इस मौके पर उन्होंने कई लोगों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हिम्मत और हौसले से नई ऊंचाइयां हासिल करने वाले दिव्यांग लोगों को पुरस्कार से नवाजा। इस मौके पर राष्ट्रपति ने दिव्यांगों को तकनीक के इस्तेमाल से कामयाबी हासिल करने की सलाह दी। साथ ही ऐसे लोगों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया।
Employment is a vital factor in the economic empowerment of the persons with disabilities. Vacancies have been reserved for such applicants in government ministries and establishments. I would encourage both the public as well as private sectors to be active partners in this endeavor. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजना चला रही है। हमने 4,449 कैंप आयोजित किए हैं, सार्वजनिक कैंप आयोजित किए हैं और उसमें 5,75,000 से ज्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया है। समारोह में दिव्यांगों के लिए बेहतर काम करने वाली महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक न्याय मंत्रियों को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। ये सबके प्यार और विश्वास का नतीजा है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये मेरे बच्चों की मुस्कान है। मैं 61 बच्चों को पढ़ाता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। डॉक्टर इकबाल की कही गई ये पंक्तियाँ सही मायने में देश भर से आए हुए तमाम दिव्यांगजनों की मेहनत, मशक्क़त और संघर्ष पर खरी उतरती है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका में कैलिफोर्निया के ऑकलैंड इलाके में कल बड़ा हादसा हुआ। ऑकलैंड में एक पार्टी के दौरान इमारत में लगी आग में 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हादसा स्थानीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 11:30 बजे हुआ। आशंका जताई जा रही है कि हादसे के वक्त इस डांस पार्टी में 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे। आग इतनी भीषण थी कि बड़ी मशक्कत के बाद उस पर काबू पाया जा सका। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो को अंतिम विदाई देने के लिए दुनिया भर से लोगों का पहुंचना जारी है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। फिदेल कास्त्रो के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में क्यूबा में है। इस बीच क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्त्रो ने कहा है कि फिदेल के नाम पर किसी इमारत और सड़क का नाम नहीं होगा। राउल ने बताया कि फिदेल खुद भी ऐसा ही चाहते थे। फिदेल एलेक्जेंड्रो कास्त्रो रूज ने 90 साल की उम्र में शनिवार को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो लंबे समय से बीमार थे। पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटरमन की आज जयंती है। वेंकटरमन 1987 से 1992 तक देश के 8वें राष्ट्रपति रहे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजौर के पास पुट्टुकोट्टई में हुआ। उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1952 से 1957 तक वो देश की पहली संसद के सदस्य रहे। 1980 में लोकसभा का फिर सदस्य चुने जाने के बाद वो इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने वित्त मंत्री के बाद रक्षा मंत्री का भी कार्यभार संभाला। और अब आखिर में हेडलाइंस। छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन से इतर सरताज अजीज और 4 विदेश मंत्रियों से मिले प्रधानमंत्री। कहा क्षेत्र में स्थिरता के लिए आतंकवाद का खात्मा जरूरी। 11 बजे होगा मंत्री स्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन। जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा खत्म। दोहरे नियंत्रण और ड्राफ्ट बिल पर नहीं बनी सहमति। अगले हफ्ते फिर होगी बैठक। ₹13,860 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाला महेश शाह हिरासत में। राजनीतिज्ञों और कारोबारियों के लिए काम करने का किया दावा। आयकर विभाग और पुलिस कर रही है पूछताछ। अरुणाचल में असम राइफल्स के काफिले पर हमला। 2 जवान शहीद, 8 घायल। पंजाब के गुरदासपुर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 1 आतंकी ढेर। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का अंतिम संस्कार आज। राउल कास्त्रो ने कहा फिदेल के नाम पर नहीं होगा इमारतों और सड़कों का नाम। 25 नवंबर को 90 साल की उम्र में हुआ था निधन। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मैं भी भारत। नमस्कार।